खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं आपको दिन को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट टिप्स और इसके साथ साथ शहर की दीगर मामलात की क्या चल रहा है शहर में। और आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में वो लोग जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि बिग डाटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का स्कोप क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में कौन मना रहा है आज सालगिरह, इस पर भी देखेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे क्या सोना वाकई ही इतना सस्ता होने जा रहा है। और हम बात करेंगे कि फैसलाबाद में फ़्लाइट स्केड्यूल क्या है, कौन कौन सी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो फैसलाबाद से ऑपरेट हो रही हैं। और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 9th या 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या प्री जो है स्कूलिंग है, उन हवाले से उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा स्कूल चूज़ किया जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगियों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं ऐसे फ़नकार की जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। शहंशाह कवाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान को हमसे बिछड़े 28 साल हो गए हैं। उनकी आवाज़ आज भी दिलों में गम है या खुशी है उसे ताज़ा करती है। और हमारे जो हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, और उनकी आवाज़ को अगर हम ये कहें कि उन्होंने लफ्ज़ों को, जज्बों को अपनी आवाज़ के थ्रू पूरी दुनिया में एक्सप्लेन किया है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज भी उनकी कोई भी कवाली सुन लें, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, या ऐसे बेशुमार सांसों की माला पे, और ऐसी है तन्हाई, ये वो कवालियाँ हैं जो जब भी कोई सुनता है तो इंसान के दिल पे, इंसान की रूह पे गहरा असर छोड़ती हैं। तो आज इनको हमसे बिछड़े 28 बरस हो गए, और मैं ये समझती हूँ कि इन 28 बरस में भी कोई ऐसा शख्स नहीं है, वो खा नौजवान हो, वो बच्चा हो, जो शहंशाह कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम से वाकिफ़ ना हो। उन्होंने हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ पर भी जाके बहुत ज़्यादा काम किया है, और उनकी जो काम की अप्रिसिएशन है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उन्होंने। और सबसे अच्छी बात यह कि उनका ताल्लुक़ जो है वो फैसलाबाद से है। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से था। और मैं ये समझती हूँ कि हमें हमारे हीरोज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। आज उनकी बरसी है, तो उनकी बरसी के हवाले से हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, और ऐसी दुआएँ जो तकरीबात हैं उनका जो एहतमाम भी करना चाहिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं IT सेक्टर के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो ट्रेंड शिफल कर रही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा स्कोप दिखने में आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम हैं जो कि पाकिस्तान में होने बाकी हैं। तो IT सेक्टर में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ऐसे शख्स ने जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर किया है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और दूसरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और बेशुमार ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत IBM समेत ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। मैं बात करूँगी वकास रशीद साहब की, IT एक्सपर्ट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान है। खुशामदीद कहते हैं आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। आप बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले सर ये बताएं कि हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है? टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में मैंने जो देखा है ना, तो IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टू न्यू टू द ऑडियंस। तो कोई सच अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में AI के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, जिस तरह फास्ट लगा लें या ग़ुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। मगर जो हमारे Tier 3 के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हमारे ये लोकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जिस तरह कॉमसेट्स है या फैसलाबाद में और छोटे छोटे इदारे हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है, तो उधर मैं देखता हूँ कि काफ़ी लैक पाया जाता है। उधर उनके पास कोई प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, कोई टीचर्स अच्छे नहीं हैं जो उनको प्रॉपरली एजुकेट कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जो Tier 2 और Tier 3 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, दे रियली नीड टू पुश AI, क्योंकि दैट्स अ फ्यूचर। मशीन लर्निंग और बिग डेटा और जो हाई एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें MongoDB आता है, Oracle, तो इन चीज़ों में वो काफ़ी लैक है।
तो आई थिंक ये टियर 3 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, इनको प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ अच्छे उनको टीचर्स चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए। ये अभी आई थिंक इसको काफ़ी टाइम लगेगा टियर 2 और 3 के इंस्टीट्यूट्स को। सही। जो एंड यूज़र पे जो एंड यूज़र जो स्टूडेंट्स हैं उन पे आई आते आते काफ़ी टाइम हो जाएगा आई थिंक सो। अगर हम पूरी दुनिया के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि काफ़ी जिद्दत आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बड़े बड़े नाम हमें देखने को आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी रिसोर्सेज की कमी है, शायद हम उस तरह से इस चीज़ों से फेमिलर नहीं हैं। लेकिन बच्चों के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स के हवाले से उन्हें बड़ा रुझान पाया जाता है, वो यही सोचते हैं कि हमें अब कंप्यूटर फील्ड में जाना है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को देखकर, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स को देखकर, कि आगे जाहिर सी बात है कंप्यूटिंग में भी बेशुमार फील्ड्स हैं, कौन सी फील्ड पाकिस्तान में चूज़ की जाए? आई थिंक जो मुझे आजकल देखे व्हाट्स द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स टू अर्न एनफ सो दे कैन रन देयर फैमिलीज, राइट? तो उसके लिए आई थिंक जो मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स अपने आप को ट्रेन करें ना, इवन के नॉन आईटी स्टूडेंट्स अपने आप को पुश करें ई कॉमर्स में, ठीक है, एंड देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म अवेलेबल, जिस तरह आप वर्क है और फ्रीलांसिंग काफ़ी प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छे हैं। अगर उन पे लड़के और लड़कियां जो बाहर निकल के नहीं काम करना चाहते घर से, तो आई थिंक इट्स दीज आर द ग्रेट रिसोर्सेज। और मेरी नज़र में काफ़ी लोग हैं जो घर से बैठ के 2-3 लाख रुपया कमाते हैं मंथली। सही। तो इतने पैसे, जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट है, उसने अपनी डिग्री में इतने पैसे खर्च किए होते हैं, तो एट द एंड सबका कहीं ना कहीं रीज़न यही होता है या कहीं ना कहीं मजबूरी ये होती है कि अब उन्हें अपनी फैमिली के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पैसा कमाना है। लेकिन इसके बाद अगर हम किसी फील्ड को एज अ स्टडी के तौर पे चूज़ किया जाए आईटी सेक्टर में, तो आप कौन सी फील्ड सजेस्ट करेंगे? देखिए, फील्ड्स तो आईटी इज़ ह्यूज। अगर आप ई कॉमर्स की बात कर लें, जो कि बहुत अच्छा है, आई थिंक ई कॉमर्स को अपना प्रोफेशन लेके जाना, आपको ओवरसीज़ की बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी, जिस तरह शाहिद अनवर हैं और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 8-10 साल पहले वो लोग ई कॉमर्स में आए एंड नाउ दे बिकम मिलियनर। तो ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आई थिंक बच्चे अपने आप को थोड़े से ट्रेन करें ना शॉपिफाई में, और डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं ई कॉमर्स के अंदर, जहाँ पे वो अपने आप को स्पेशलाइज़ करें, और आई थिंक वो बहुत जल्दी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। बाकी आप फील्ड की बात करें तो पाकिस्तान में मुझे जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो उनका अल्टीमेट पर्पस यही होता है, जिस तरह मेरा था कि वो बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और बहुत सारे हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो प्रॉपरली वो सक्सीड नहीं करते बाहर जाके। तो आई थिंक एआई इज़ वन ऑफ द मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, जिसमें मशीन लर्निंग्स आती हैं, जिसमें डेटा साइंस आती है, डेटा इंजीनियरिंग आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से तो ये भी बातें की जा रही हैं कि ये जो है ना, ये फ्यूचर में लोगों की जॉब छीन लेगी, और क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आई थिंक देखें, अभी आईटी जस्ट स्टार्टेड, अभी आईटी एआई जो थी ना वो 20 साल पहले भी थी, शायद आपको पता है या नहीं पता, उस टाइम भी स्पेशलाइज एआई में हो रही थी। अभी चूँकि काफ़ी इमर्जिंग है, और नो डाउट कि एआई काफ़ी जॉब्स खा जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके पास ओपन एआई क्या है कि आपका पब्लिक डेटा वो कम्युलेट करते हैं, और उसको बाद उसका प्रॉपर डेटा इंजीनियरिंग होती है, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जॉब्स जाने वाली हैं। मगर नो डाउट कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी होगी। अब कंपनीज़ क्या कर रही हैं, अभी तो देखें कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो चल रहे हैं, जिस तरह ओपन एआई चल रही है। अब सारी कंपनीज अपने अपने ओपन एआई बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रही, जिस तरह मेटा है। तो एआई में बहुत सारी जॉब्स आने भी वाली हैं। तो मगर आई थिंक ये इमर्जिंग पीरियड जो है ना, ये कोई 1, 2, 4 साल का नहीं होगा, इट मे टेक 15-20 ईयर्स।
तो तब तक देखें कुछ और भी निकल आएगा, मगर स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। क्योंकि अगर आप कहें कि जिस तरह पहले ट्रेडिशनल किस्म की स्टडीज़ होती थी और स्टूडेंट्स को आईटी में जॉब्स मिल जाती थी, मगर अब जो है ना स्टूडेंट्स को काफ़ी, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि हर 10 से 15 साल बाद ट्रेंड जो हैं वो चेंज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, ये आज के दौर की ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत को पूरे करने के लिए पाकिस्तान में क्या क्या जिद्दत आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। हमें किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है आज से अब 10-15 साल पहले देखें तो कंप्यूटर हमारे लिए बड़ा न्यू चीज़ थी, जिसमें हम देखते थे कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि हमें इस फील्ड की तरफ जाना है, स्टूडेंट्स इस फील्ड को अडॉप्ट करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर फील्ड में भी जिद्दत आ गया है, इसमें बेशुमार ऐसे ऑप्शंस आ गए जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इन तमाम फील्ड में से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज़ करना, ये भी आज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है। तो उनके लिए हमारा ये आज का प्रोग्राम जो है हमने तरतीब दिया हुआ है, ताकि अगर आपको कहीं पर भी कोई मसला या कन्फ्यूजन आ रही है तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो। फैसलाबाद के तालीमी इदारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स की दीगर फील्ड के हवाले से क्या क्या फैसिलिटेशन मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। इस सवाल की जानिब जाने से पहले यहाँ पर मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर आप? बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। जहांगीर, हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। हमने देखा है कि दुनिया ने तो इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। आप ये बताइए कि फैसलाबाद के तालीमी इदारे भी लाइन में आ गए हैं? अच्छा, तालीमी इदारों की बात करें तो हम हमेशा दुनिया से पीछे रहते हैं और कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत जब दुनिया में ख़त्म हो जाती है या आउटडेटेड हो जाती है, वो स्विच करती है पाकिस्तान में। इसी तरह से हमारे तालीमी इदारों का हाल भी है कि हमारे स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, AI की डिग्रीज़ शुरू करवा दी गई हैं, लेकिन इवन हमारे टीचर्स को भी AI की डेफिनेशंस का नहीं पता कि है क्या। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है कि AI, जैसे बात हो रही थी कि AI बहुत पहले से है। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो कैलकुलेटर जो इस्तेमाल करते हैं वो भी AI है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो भी मशीन आपको रिस्पॉन्ड करती है फौरी से और फटाफट, इंसानी दिमाग से भी हमें लगता है कि बहुत तेज़ है, तो वो सारी चीज़ें पहले से हैं, लेकिन इसकी शक्लें बदल रही हैं। और हर जो दौर है वो किसी न किसी ट्रेंड का होता है। जैसे माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो हमारा हर बच्चा चाहता था मैं MBA कॉमर्स की स्ट्रीम में चला जाऊं। ठीक है, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का तो हमेशा से रहा है और अब इंजीनियरिंग में थोड़ा सा जवाल आया है। ICS ने उसकी जगह ले ली। हर बच्चा चाहता है कि मैं मैट्रिक के बाद ICS में चला जाऊँ और उसके बाद CS की तरफ जाऊँ, AI की तरफ जाऊँ, साइबर सिक्योरिटी और बेशुमार फील्ड्स आ चुकी हैं। डाटा साइंस की बहुत बातें हो रही हैं कोविड के बाद से। तो हमारे यहाँ एकदम से बिला सोचे समझे वो सारी आवाम उस तरफ ना चल पड़ती। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इतनी ज़्यादा उसमें खेप बन जाती है कि हमारे पास उसको कंज्यूम करने के लिए ऑप्शंस ही नहीं होती। तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली वो जो एक गुब्बारे में हवा भरी होती है ना, वो फौरी फट जाता है क्योंकि वो ज़्यादा हो जाती है हवा। तो हमें चाहिए कि बच्चों को उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि हर बच्चा AI के लिए, कंप्यूटर के लिए, डाटा साइंस के लिए नहीं बना। ठीक है, हमने दीगर फील्ड्स को भी देखना है। बिल्कुल। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल है कि कंप्यूटर साइंसेज और मेडिकल साइंसेज, ये दो शोबाजात ऐसे हैं जिनमें तकरीबन सीटें फिल हो चुकी हैं। सोशल साइंसेज की बात करें, कॉमर्स की बात करें, सीटें खाली पड़ी हैं, कोई जा ही नहीं रहा उधर। तो हमें अंधाधुंध जो एक तरफ चल पड़ते हैं ना, उससे नुकसान क्या होता है कि बैलेंस जो है ना वो नहीं रहता। लेकिन जहांगीर, यहाँ पर ये भी तो देखें ना कि हमारे यहाँ इदारे, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सीट्स तो फिल हो जाती हैं, लेकिन हमें कोई साइंटिस्ट नहीं मिल रहा, हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो कि IT की दुनिया में अपना नाम अब क्रिएट कर सके। अच्छा, रीज़न वही है कि एजुकेशन इदारे अपलिफ्ट नहीं करते अपने आप को, सिर्फ डिग्रियाँ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लाइक मैंने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड AI, तो वो इसका जवाब देने से कासिर था। उसने कहा ये कंप्यूटर ही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, पहले 2-3 साल हम एक ही कोर्स पढ़ाते हैं। अंदाज़ा करें एक टीचर के अगर ये रिस्पॉन्ड होगा तो बच्चों को क्या आप डिलीवर करेंगे।
तो ये मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ एक फेडरल यूनिवर्सिटी बिल्कुल इसी तरह से अभी आपके आने से पहले ना वकास रशीद साहब भी यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ आईटी जो है ये आ तो गया है लेकिन हमारे टीचर्स फेमिलर नहीं है। तो वकास रशीद साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि टीचर्स ये डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 19-20 का फ़र्क है, हालांकि इस तरह से तो नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज़ को एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख रही है। आप इस हवाले से किस तरह सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारी टीचिंग सिस्टम जो है इससे भी अप टू डेट करें? देखिए जहांगीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टीचर्स भी इतने टैलेंटेड नहीं हैं कि वो एआई पढ़ा सकें, और देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। आई मीन एआई इज़ अ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब एआई बेसिकली है क्या? इट्स अ मशीन लर्निंग प्रोसेस। अब मशीन लर्निंग क्या है कि आप एक सिस्टम बनाते हैं, आप उसको जो भी फीड करते हैं, जिस तरह ओपन एआई की अगर बात कर लें, ओपन एआई क्या करता है, या मेटा, आपको पता है रिसेंटली फेसबुक पे मेटा आया है, तो वो सारा जो पब्लिक डेटा है ना वो कम्युलेट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो वो सारा डेटा आपको इन फॉर्म ऑफ आउटपुट दे देता है। तो दिस इज़ अ एआई। तो बाकी जहांगीर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे नहीं चाह रहे कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी और चीज़ों में, और कंप्यूटर साइंस में जॉब्स भी बढ़ी हैं, मगर जब आपका वॉल्यूम इतना बड़ा है स्टूडेंट्स का और आपके पास इतनी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ कम्यूटेट करेंगे आप। और अगर नॉन आईटी की बात करें तो नॉन आईटी में जॉब्स हैं कॉमर्स में। अगर आप देखें कि ये एलन मस्क है, ही इज़ अ फिजिशियन, उसने फ़िज़िक्स में अपना मास्टर्स किया है, तो उसका देख लें बहुत अच्छा करियर है, ठीक है। तो हमारे बच्चे पता नहीं क्यों डिस्करेज हो रहे हैं। आई थिंक इंजीनियरिंग इज़ अ ग्रेट फील्ड, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में भी और मिडल ईस्ट में भी। बिल्कुल इसी तरह से इंजीनियरिंग पे इस तरह से कि हमारा तो बाकायदा सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनी हुई है कि घर में अगर एक इंजीनियर है तो बाकी लोगों को कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठानी पड़ेगी। तो शायद ये भी कहीं ना कहीं रीज़न होगी कि इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं, आई थिंक काफ़ी अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली बात करूँ। हाँ, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो चीज़ें थोड़ी ओवरशैडो हो चुकी हैं, मगर सिविल इंजीनियरिंग आई थिंक इज़ अ ग्रेट स्कोप। सही, मतलब आज के दौर की अगर ज़रूरत हाँ बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग जो है ये भी स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो है वो लाजमी मैटर करती है, वो ये है कि स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट भी मैटर करना चाहिए। हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग पे हमारे यहाँ उस तरह से काम नहीं होता है। अच्छा, करियर काउंसलिंग की आप बात करें तो अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो लास्ट ईयर जब आपके हाई स्कूल का होता है, उधर हाई स्कूल 9 थ्रू 12 ग्रेड होता है, मतलब वो स्कूल ही होता है 12 तक। तो 11th ग्रेड के लास्ट पे जब बच्चा होता है तो उसको एक एडवाइज़र दिया जाता है, ठीक है, जो उस बच्चे के एज़ पर का इंटरेस्ट तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है। अगर बच्चा कहता है कि मैं कंप्यूटर साइंस करना है, एक कहता है जी मैंने इकोनॉमिक्स करनी है, एक कहता है मैंने लॉ करना है, तो वो एक एडवाइज़र होता है जो 1-on-1 होता है, जो उसके सारी फाइनेंशियल एड को भी कवर कर रहा होता है और उसके जो ट्यूशन असिस्टेंस प्रोग्राम है उसको भी देख रहा होता है और सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा होता है उसके साथ। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर काउंसलिंग जो बच्चे की उधर की जाती है और जो इधर नई बच्चे को मिलती है। अब इधर क्या है, इधर बच्चा कहेगा जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो वो अपने दोस्त से पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, वो कहेगा यार ये बड़ी मुश्किल है, आप ना करो, आप ये कर लो। तो ये काउंसलिंग का तो बहुत मेजर गैप है और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़, हमारा आपको पता ही है लिटरेसी रेट इतना लो है, तो बच्चे को आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं बच्चे, मगर ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर तो वो बच्चा अपनी रीच को ही नहीं चाह पाता। तो ये बड़े इश्यूज़ हैं इधर। बाकी मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। मतलब पाकिस्तान में जो स्टडी का पैटर्न है ना, अब देखें मैं यूएस से इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज थे। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे उनके ड्रॉप आउट्स हैं, माइकल जकरबर्ग देख लें या आप स्टीव जॉब्स देख लें, ये सारे लोग ड्रॉप आउट थे
अब ड्रॉप आउट भी अच्छी यूनिवर्सिटी से हुए थे, मगर क्या था कि अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो उनकी जो स्टडीज़ है ना वो रिसर्च ओरिएंटेड होती बिल्कुल है। इसी तरह से इधर जो है ना वो सिलेबस ओरिएंटेड है कि आपका मकसद क्या है कि आपने अच्छे नंबरों से पास होना है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप कहते हैं जी मेरा मेरिट 5 है। अब एक बच्चा है वो देखें 97 या 98% मार्क्स लेके जाता है, वो पीएमसी में अप्लाई करता है या किंग एडवर्ड में अप्लाई करता है या कहीं भी करता है, तो उधर जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम होता है उनका लास्ट पे, उसमें अब देखें कि उनकी एक्सेप्टेंस रेशो तो 1% से भी कम है। 1 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं और 1000 को 1000 सीट्स हैं। अब उधर मार्जिन इतना थिन हो जाता है, और एक तो स्टूडेंट्स वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो है ना वही क्लियर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एफएससी में आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपने लगाया होता है रटा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर जब वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आते हैं तो वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और बच्चे मोस्ट ऑफ द किड्स आपको पता है वो सारे बेचारे ड्रॉप आउट होते हैं। फिर वो और फील्ड्स चूज़ करते हैं, कोई बायोमेडिकल में चला जाता है, कोई केमिस्ट्री में अपना मेजर रख लेता है। तो आई थिंक इट्स अ पैटर्न ऑफ स्टडीज़ जो इस इशू को कॉज कर रही है। आई थिंक द पैटर्न ऑफ स्टडी शुड बी रिसर्च ओरिएंटेड। बिल्कुल इसी तरह से जहांगीर, अभी हम कुछ दिन पहले ही इस पे प्रोग्राम भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स जो हैं जिस तरह से होते हैं, पहले पता है कि प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिकली नहीं दिया जाता है, स्टूडेंट की ब्रेनस्टॉर्मिंग उस तरह से नहीं होती। तो हमारे यहाँ ये जिद्दत आखिर कब आएगी जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे बेरोज़गार होंगे? जाहिर सी बात है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से स्टूडेंट बाहर जाते हैं और बाहर जाकर भी उनके टैलेंट को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो रट्टू होते हैं। अच्छा, टैलेंट को यूज़ इसलिए नहीं किया जाता कि टैलेंट को निखारा नहीं जाता। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही तरफ अंधाधुंध जब बच्चे जा रहे हैं सारे, उसकी अपना इंटरेस्ट कोई और है, उसको सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, पेरेंट के प्रेशर की वजह से और ट्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ जाता है, उसका अपना इंटरेस्ट। अब देखें, जैसे मेडिकल की बात की कि तकरीबन पूरे पंजाब में प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के 4-5 हज़ार बच्चे हर साल मेडिकल में एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी जो 70-80 हज़ार बच्चा है जो मेडिकल का ख्वाब लेकर एफएससी तक आया, उसने 15 साल, चूँकि 12 साल ये और पीछे 2-3 साल हमारे केजी नर्सरी प्रेप, 15 साल पढ़ाई के दौरान उसके माइंड में सिर्फ मेडिकल डॉक्टर रहा। अब जब उसको ये मायूसी होनी है, उसको ये धचका लगना है, उसको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है कि मेडिकल में एडमिशन तो नहीं हुआ, उसको अच्छा, अब चूँकि ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर का, तो 180 के एंगल से वो स्विच करते हैं और कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट को बेसिक्स नहीं पता होंगी, और जब वो फील्ड में जाएगा तो पहले के 1-2 सेमेस्टर वो सब्जेक्ट को समझेगा, देखेगा, और फिर एट द एंड रिजल्ट ये होगा कि ड्रॉप्ड आउट हो जाएंगे। तो कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले उस पर रिसर्च लाजमी करें। चलिए, इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग फील्ड के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग या डाटा साइंस हम देख रहे हैं कि ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें जिद्दत भी आ रही है, इन्हें अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन इनके अडॉप्टेबिलिटी की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ी सी अपने आप पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्या हम इस फील्ड के लिए टेबल हैं या नहीं है। तो ब्रेक पे जाने से पहले जैसे जहांगीर हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, हमारे यहाँ R&D पे उस तरह से काम नहीं होता। तो यहाँ पर वकास रशीद साहब है, माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अरसा जो है ये हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान है। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें फ़ॉरेन कंट्रीज़ की, आपने बड़े बड़े इदारों में काम किया हुआ है, तो हमारे यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स पैदा करें ताकि वहाँ जाकर वो अपने आप को सिक्योर कर सकें या अपॉर्चुनिटी गेन कर सकें? देखिए, एक स्किल सेट तो हर बंदे का होगा ना जो बाहर जाएगा, जो ये एम लेके जाएगा कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वो तो बड़ा क्लियर है। अगर एक डॉक्टर है तो वो बाहर जाके उसका राउट बड़ा क्लियर है कि वो USMLE करेगा। अगर एक लॉ का स्टूडेंट है तो उसकी भी उसको बाहर जाके सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर कोई मेरे जैसे लोग जो इधर पाकिस्तान से बैचलर्स किया तो वो एक डिग्री तो अपनी US में करेंगे, ठीक है, जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ कि भाई हम इधर भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था अभी, जब आप तो इश्यूज़ मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका में भी है ना लैक ऑफ नॉलेज। अक्सर लोग जो जाते हैं ना उनको भी एक प्रॉपर पाथ का नहीं पता होता। मतलब देखें, जो तो अच्छा स्टूडेंट है ना, जो आपके लम से पढ़ा है, गुलाम खान फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, या मेडिकल में बात करें तो PMC से पढ़ा है या किंग एडवर्ड से पढ़ा है, इनको तो पता होता है क्या करना है। मसला आता है एवरेज स्टूडेंट का कि उसको किस तरह से पुश किया जाए।
अब जिस तरह मैं आपको अभी बता रहा था कि एफएससी में 97%, तो दैट मीन्स ही और शी इज़ अ ब्रिलियंट किड, बिल्कुल। कि वो ब्रिलियंट है। अब क्या कि एडमिशन नहीं हुआ तो दैट डजंट मीन कि वो नालायक है। अब उनका भी तो बेचारों का उतना ही हक है ना, जिस तरह दूसरे लोगों का हक है कि वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। अब बाहर भी जो मैं इश्यूज़ देखता हूँ ना, वो यही देखता हूँ कि इस तरह के जो एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं जो नॉन पॉपुलर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो उनको भी एक पाथ का नहीं पता होता कि भाई क्या करना है। अब उधर जाके भी है ना गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है एडमिशन का। अब जाते ही जो बोझ पड़ता है ना स्टूडेंट्स पे, या कुछ लोग शादी करवा के भी जाते हैं, उन पे जाते ही फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। अब वो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो थे ना वो वेस्ट हुए। कि कुछ लोगों की फैमिलीज़ थी, कुछ लोग अकेले गए स्टूडेंट वीज़े पे, और वो उनके चूँकि लिविंग एक्सपेंसेस हैं, अकोमोडेशन है, बिल्कुल। तो वो बेचारे ना सारे काम के चक्रों में पड़ गए। और चूँकि इकानमी अच्छी है, आपको लेबर को भी अच्छे भले पैसे मिलते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते और अपने करियर को गिव अप कर देते। डिग्री पे फोकस ही नहीं करते, हाँ यूनिवर्सिटी नहीं और जाते। ये इज़ वन ऑफ द मेन इशू जो मैं देखता हूँ। मतलब MBAs थे बैक इन डेज, मतलब ये अगेन ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो इतने फोकस्ड और डिटरमिन्ड नहीं थे, जो कहते थे यार जॉब मिल गई ठीक है, नहीं तो हम टैक्सी चलाएंगे, हम अपना रेस्टोरेंट बाय करेंगे, या हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे। ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही। तो ये मेन इशू फिर अगेन वही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर भी जो है ना लैक ऑफ एजुकेशन है, और प्लस सारे फाइनेंसिस के चक्कर में पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये एक बहुत कॉमन रीज़न है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है वो उसके तरजीहात बदल जाती हैं। जहांगीर आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स तो अगर देखें फुलफ़िल होते हैं सीट्स वहाँ पर, लेकिन उनके ट्रेंड्स जो हैं या उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो इस सिलसिले में हमारे तालीमी इदारे बच्चों को राइट डायरेक्शन पे लेकर रखने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं, इक़दाम हो भी रहे हैं? अच्छा, इक़दाम की अगर बात करें तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हवाले से आज तक पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं करवाई। अब देखिए, बच्चों को जिन्होंने गाइड करना है खुद ही उन्हें नहीं पता कि पूरी दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। अब AI की या डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो हमारे कितने टीचर्स हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है लेटेस्ट डिजिटल लिटरेसी की, या AI की, या कंप्यूटर की, या किसी भी और चीज़ की अपनी फील्ड से रेलेवेंट। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर लेबर करते हैं। तो लेबर क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी नहीं होती, और उनके कई और रीजंस होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की जैसे बात करें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रूम किया जाता है बच्चों को, और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं सिर्फ डिग्री और एक कागज़ का टुकड़ा दे के उसको बाहर भेज देती हैं, और हम कहते हैं जी पढ़े लिखे बेरोज़गारों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती इसलिए जा रही है कि उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, स्किल कोई नहीं है, उसके पास ना सॉफ्ट स्किल है ना हार्ड स्किल है। ठीक है, हमारे यहाँ आम तौर पर जब स्किल की बात की जाती है तो लगता है कि शायद हमें सिर्फ हार्ड स्किल सीखनी चाहिए, कोई कंप्यूटर आ जाए, कोई फलां आ जाए, लेकिन सॉफ्ट स्किल पर किसी का फोकस नहीं है, ना हमारे तालीमी इदारों का, ना इंडिविजुअल का, ना स्टूडेंट का, ना टीचर का, कि हमें सॉफ्ट स्किल में भी जाना है। बच्चा अपनी डिग्री को डिफेंड तो कर सके, 4 बंदों में खड़ा होकर बात कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके कि मैंने 2 साल 4 साल ये सब्जेक्ट पढ़ा है। तो हमारे यहाँ इंटरव्यू में अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, और ये गिला शिकवा आता है कि जी बच्चों को एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, ईमेल नहीं लिखनी आती। एक अक्सर मैं ये बात कहती होती है क्योंकि ये इंसिडेंट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया कि ये ना मुझे एक ईमेल नहीं लिखनी आ रही, काइंडली अगर आपको लिखनी आती है तो आप मुझे बता दें कैसे लिखते हैं। वो कहते हैं टेक्स्ट पूरा लिख के दे दे, मैं कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। CV बनानी आती नहीं है, बाहर जाके कंप्यूटर वाले से CV बनवाते हैं बच्चे। कवर लेटर किसी को कह दे तो वो पता ही नहीं है कवर लेटर क्या है। हमारा ग्रेजुएट जो फ्रेश निकलता है ना, उसे कहें कवर लेटर क्या होता है, तो उसकी जाने भला, क्योंकि टीचर ने कभी बताया ही नहीं। कभी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कवर लेटर का नाम सुना आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें पता ही नहीं है, हमें कोई ऐसी स्किल्स दी नहीं जाती कि हमने सर्वाइव कैसे करना है, अपनी जगह कैसे बनानी है। ये जो आपने तालीमी इदारे से फ़ीसें देकर एक डिग्री ले ली है, उसको डिफेंड कैसे करना जाके। हमारे यहाँ अच्छे प्रोफेशनल इसीलिए नहीं मिलते कि उन्हें अपने सब्जेक्ट पर ही ग्रिप नहीं होती। अगर आपने 4 साल पढ़ा है, जब से मतलब इससे अच्छा वो सिस्टम था एनुअल, उसमें बच्चे को हाउ नो ज़्यादा होती थी। वो 2 साल अगर BA करता था, BSc करता था, MSc करता था, तो उसको
अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट नॉलेज आज के दौर से ज़्यादा होता था, क्योंकि वो बाकायदा पूरी बुक खंगालता था। अब क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम में टीचर ने 10 सवाल दे दिए, उसी में से पेपर आ गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बिल्कुल, और नोट्स समटाइम तो ऐसे होता है कि नोट्स होते हैं, हमें पता है कि ये एमसीक्यू तो 8-10 सवाल और एक बुक पूरी। एनुअल एग्जाम में आपको नहीं पता होता कि पेपर किसने बनाना है, किसने चेक करना है। सेमेस्टर सिस्टम में मुझे पता है कि ये सर है मेरे, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, इन्होंने पेपर चेक करना है, तो उसमें आपकी जो 4/4 CGP आ जाती है, लेकिन नॉलेज में आप 2 भी नहीं होते उसमें। तो हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम ने, मैं समझता हूँ, बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी यूथ का, कि डिग्रियाँ हैं बेशुमार लोगों के पास, लेकिन रेलेवेंट नॉलेज और सॉफ्ट स्किल्स ना होने की वजह से ना उन्हें कहीं जॉब मिलती है, और वो फिर कोसते रहते हैं तालीमी इदारों को कि जनाब मैंने, और यही वजह है कि आज उसके रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गए हैं। लास्ट ईयर 13% एडमिशन कम हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के। मैं जहांगीर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं है ना, तो बराए मेहरबानी आप ना पढ़ें। आप पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट जाएं, आप इलेक्ट्रिशियन बने, आप प्लम्बर बने। अब हम खुद देख लें कि एक एवरेज स्टूडेंट, अब कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, अब उसका स्टार्टअप क्या होता है, 25, 30, 35, 40, ये स्टार्टअप है ना, अगर जॉब मिल जाए। तो अगर आप देखें आपके घर में भी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आते होंगे, वो थोड़ा सा काम करते हैं, 2-3 हज़ार रुपया ले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से उनकी मेरा ख्याल है जो मंथली इनकम होती है ना, वो कंप्यूटर साइंस के या किसी और स्टूडेंट्स के जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़े होते, या जिनको जो इतने टैलेंटेड नहीं होते, तो वो उनसे 2-3 गुना ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं। तो मैं वाइड भी ऐसा ही है। अगर देखें आपने, अगर कुछ जॉब नहीं करनी है या आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन बन जाए ना, तो बहुत डिमांड है। बिल्कुल इसी तरह से अपनी स्किल्स को, अगर आप देख रहे हैं कि स्टडी में आप अच्छे नहीं हैं, तो आप टेक्निकल स्किल्स की जानिब आ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सीखें लाजमी। अगर आप एजुकेशन में नहीं भी अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो माइंड में लाजमी रखें जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उन्होंने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, USA जाना है, तो हम एक कॉमन इशूज़ देख रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, कि हमारे यहाँ बच्चे अगर किसी कंट्री में चले जाते हैं, जिस सपोज हम USA की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करते, अपने फाइनेंस के बोझ को पूरा करने के लिए लेबर करते हैं, जिसकी वजह से भी आधे मसले मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करें। वकास रशीद साहब, आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट के हवाले से तो हमने बात की कि कहीं ना कहीं फ़ाइनेंस आड़े आ जाता है, लेकिन वो लोग जो इमिग्रेशन के थ्रू USA जाते हैं या वहाँ पर सेटल्ड होना चाहते हैं, या आप काफ़ी अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं, तो एक ओवरसीज़ पर्सन के मसाइल क्या हैं? देखें, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द फाइनेंस। ठीक है, इश्यूज़ पैसों के हैं, क्योंकि आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं मेट्रो सिटीज़ में भी, और अगर आप सबर्ब में चले जाते हैं या कुछ और जगह पे, उधर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मगर मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, आप मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी एजुकेशन नहीं है, तो आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं थ्रू इमिग्रेशन या जिस तरह भी है, आप विज़िट पे जाना चाहते हैं या आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि आप काइंडली इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, ठीक है, आप प्लम्बर बन जाएं, ठीक है, आप तंदूर में रोटियां लगानी सीख लें, आप शेफ़ बन जाएं। ट्रस्ट मी, आपको ये मेरी बात याद रहेगी। अगर आपके पास ये हार्डकोर स्किल्स होंगी है ना, तो आप जो उधर लेबर करती है ना, आप उनसे 2 गुना ज़्यादा पैसे कमाएंगे, और बड़ी इज्जत से, और आपकी डिमांड भी बहुत होगी। सही, ये स्किल्स हैं जो यहाँ से सीख कर जाएं, अगर आप इमिग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं या स्टूडेंट भी जा रहे हैं। आप मतलब अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, या आप नहीं अपने करियर को परस्यू कर सके, या आप समझते हैं कि आप स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप फिर इन चीज़ों पे फोकस करें। सही। हाँ, अगर आप जिस तरह मैंने कहा, जो Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको तो कोई मसला नहीं होता, उनको तो एग्जैक्टली अपना पता होता है कि भाई हमने क्या करना है, और हमें बाहर जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहाँ से हमें फाइनेंशियल एड मिलनी है, कहाँ से स्कॉलरशिप मिलनी है। जो सफरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो Tier 2 और 3 और 4 यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फिर यही है कि उनके लिए एडवाइस ये है कि आप जो है ना, अपने आप को
स्किल ओरिएंटेड करें, डिग्रीज़ के पीछे ना भागें। ठीक है, आपने बैचलर्स कर ली है या आपने 12 तक पढ़ लिया है, तो पिकअप सम कोर्सेज, ई कॉमर्स में अपने आप को ट्रेन करें, अमेज़ॉन में अपने आप को ट्रेन करें, शॉपिफाई में अपने आप को ट्रेन करें। आप इन चीज़ों की तरफ आ जाएं। और अगर आप ये चीज़ें भी सीख लेते हैं ना, दुनिया में अब अमेरिका में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती। दे गो बाय योर स्किल्स, कि आपको आता क्या है। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं पाकिस्तान से आए हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्रीज नहीं थी, बट दे केम अप विद द प्रॉपर स्किल सेट। या उधर जाके उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन किया, कुछ कोर्सेज किए और कुछ सर्टिफिकेशंस की, और उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिली। बिल्कुल इसी तरह से अभी अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर की एग्जांपल ले लें, बेशुमार ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो कि फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आजकल स्किल को यूटिलाइज़ करना और स्किल सीखना ये बहुत ज़रूरी है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जहांगीर हमारे इदारे जो है ना, इन्हें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जहांगीर मैं यहाँ पर आपसे देखना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ कि अगर हम फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, वहाँ पर प्रॉपर करियर ओरिएंटेड एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपको सीवी रेडी करना, इंटरव्यू किस तरह से वो प्रिपेयर करना है, ये ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं जो एक कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये काम किस तरह से हो रहा है? अच्छा, एक्चुअली महविश, किसी भी आप अपनी नज़र दौड़ाएँ स्कूल में, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनमें से 5-10% होते हैं पढ़ने वाले, जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता टीचर को, घर वालों को उनके पीछे भागना नहीं पड़ता, वो करते हैं एजुकेशन में ग्रो। जैसे बता रहे थे कि एजुकेशन में जो अच्छे हैं ना, उनको एजुकेशन में रहना चाहिए। अच्छा, बाकी एक सेकंड होती है एवरेज बच्चों की, उनको स्किल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, स्किल हमारे यहाँ लेबर भी 2 तरह की होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड जो होती है उसके पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे यहाँ डिग्री करने जा रहे हैं आप पब्लिक मैनेजमेंट की और पब्लिक पॉलिसी की और फलां की और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और वहाँ पे आप फ्यूल पे खड़े हुए हैं या किसी बेकरी पे खड़े हुए हैं या किसी पिज़्ज़ा शॉप पे डिलीवरी कर रहे हैं या लेबर कर रहे हैं नॉन अनस्किल्ड, उसके मुकाबले में जो बताया सर ने कि कुछ स्किल आप सीख के जाएँ। ठीक है, हमारे यहाँ उस स्किल को भी हम उसको लेबर और बहुत ही निचले दर्जे का समझते हैं। हमारे यहाँ अनस्किल्ड वाले को प्रेफर कर देते हैं और जो स्किल्ड है उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये शायद बहुत ही निचले दर्जे का है। तो हमारा बच्चा इसलिए उस साइड पे स्किल्ड की तरफ नहीं जाता, वो कहता है मुझे कहीं खड़ा कर दें और मुझे दिहाड़ी दे दें। और हमारे यहाँ बच्चों का माइंडसेट क्या होता है जी, पहली फीस यहाँ दे के जानी और बाकी वहाँ से करनी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो पाउंड देखें, वो डॉलर देखें, वो कैलकुलेशन मारते हैं कि मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। असाइनमेंट सारी वो पाकिस्तान से वापस बनवा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ असाइनमेंट बेस हैं। हाँ, लेकिन जहांगीर इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हमारे स्टूडेंट को एटलीस्ट अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना, एटलीस्ट 3 मंथ्स का अपने साथ फाइनेंस लाजमी रखना चाहिए। अच्छा, रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट भी ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते। अब यहाँ से जो इतना खर्चा होना है वो बता देते हैं, वहाँ जो ज़रूरत पड़नी है वो नहीं बताते। वो कहते हैं वहाँ जाके खुद ही देखेगा। तो हमारे यहाँ जो आधा सच बताने वाली बात होती है ना, कि वो भी बड़ा एक लोगों को मायूस करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा है कि वहाँ पहुँचते ही वो गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि मुझे ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई गई, मुझे जो बताया गया था वो यहाँ पर नहीं है। तो हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि हम वक्ती फ़ायदा देखने के लिए किसी का नुकसान कर देते हैं। मतलब कंसल्टेंट्स की अगर बात करें, वक्ती फ़ायदा देखने के लिए उसको यहाँ से सब्ज़ बाग दिखा के भेज देते हैं। और जैसे यूके की बात की कि ये बहुत मुखालिफ है, तो मैं भी कहता हूँ कि यूके में जाके आप पढ़ने जा रहे हैं हाई लेवल की डिग्रीज और मास्टर्स और बैचलर्स या जो भी है, और वहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, लेबर। बिल्कुल इसी तरह तो आप यहाँ पे क्यों नहीं करते? यहाँ पे आपने सुना है कि वो बच्चा जो वहाँ जाके कर रहा है बीएस के साथ या मास्टर्स के साथ जाके सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, डिलीवरी की जॉब कर रहा है या कुछ और, तो यहाँ कोई करता है? तो यहाँ तो इज़्ज़त अना उनके आड़े आ जाती है। तो हमारे इज़्ज़त अना सिर्फ पाकिस्तान में रखते हैं, वहाँ जाके वो साइड पे रख के वो कहते हैं डॉलर पाउंड आ रहे हैं, बस ये काफ़ी है। तो हमारे यहाँ पाथ नहीं है, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो, उसको स्टडी की बजाय उसको स्किल की तरफ जाना चाहिए। और स्किल में भी जो अनस्किल्ड को अवॉइड करना चाहिए। हमारा बच्चा वहाँ जाकर भी अनस्किल्ड लेबर कर रहा है,
वो 4 साल बाद भी उसके पास कोई स्किल नहीं है। सिक्योरिटी वाले के पास क्या स्किल आएगी 4 साल बाद? कौन सी सर्टिफिकेशन आ जाएगी, कौन सी डिग्री आ जाएगी? क्या वो प्रेसिडेंट का जाके सिक्योरिटी लग जाएगा? क्या उसको कोई गवर्नमेंट की जॉब ऑफर हो जाएगी बहुत हाई लेवल की? पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल इसी अच्छा, तरह इसमें से एक ऐड ऑन करता हूँ, वो ये है कि अगर अब देखें, अब ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या है कि आपने बाहर जाना है, आपने एडमिशन लेना है, आपके पैसे लगने हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें देनी हैं और उसके लिए फिर आपने काम करना है, इलीगल भी काम करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउड होते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट अमेरिका। बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप दे सर्टन कंट्रीज़ जहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, सही। स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, सर बिल्कुल इसी तरह से ये इदारे जो कंट्रीज़ आपने बताई हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल बता रहे हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। बहुत शुक्रिया वकास रशीद साहब फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। एडमिशन होता है तो 100% स्कॉलरशिप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकास रशीद साहब फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आई होप सो कि आपके लिए हमारा ये वाला सेगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आया आप ओवरसीज़ बनना चाह रहे हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं, तो अपनी आपकी रिसर्च को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से। मैं ये समझती हूँ फैसलाबाद जो है तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर अमूमन हम लोगों को नहीं पता होता कि फैसलाबाद से कौन कौन सी फ़्लाइट्स जो हैं ऑपरेट हो रही हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए हम जो है आज बात करते हैं कि फैसलाबाद में कौन कौन सी फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं इंटरनेशनली। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान असलम, बताइएगा कि आज की फ़्लाइट्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फैसलाबाद से मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की जो आपातकाल हैं मामूल के मुताबिक जारी हैं और आइंदा हफ्ते से मदीना मुनव्वरा के लिए 4 फ्लाइट शुरू हो रही हैं, जद्दा के लिए 2 फ्लाइट शुरू हो रही हैं, जबकि कराची के लिए 2 फ्लाइट्स का इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह फैसलाबाद से दुबई जाने वाली जो पाकिस्तान की परवाजें हैं और इसके साथ साथ शारजा जाने वाली जो एयर अरेबिया की फ्लाइट्स हैं वही मामूल के मुताबिक जारी हैं। फैसलाबाद से जो अजाफी फ्लाइट्स का शेड्यूल है वो भी तरतीब दिया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानब से मुल्की और गैर मुल्की परवाजों के हवाले से 14 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी जो ऑफर है अभी तक वैलिड है और 31 दिसंबर तक जो बुकिंग करवाने वाले लोग हैं उसे 14% डिस्काउंट तक सफी सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानब से जो रेवेन्यू है उस हवाले से भी 1 अरब 92 करोड़ के करीब जुलाई तक हासिल किया गया है। मजीद फ्लाइट्स के इजाफे के हवाले से आइंदा हफ्ते से दुबई और इसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा और कराची के लिए अजाफी फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो तरतीब दिया जा रहा है। इमरान असलम, ये भी बताइएगा कि अगर हम फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, सहूलियात के हवाले से बात करें, तो एयरपोर्ट पे वो किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वन विंडो जो सहूलियात सेंटर है वो कायम कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का गुज़श्ता 3 रोज कबल जो है 1 साल मुकम्मल हुआ है। ऐसे में वन विंडो जो है वो फ्लाइट जिसे सहूलियत सेंटर भी काम किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरह यहाँ भी ई गेट की तनसीब का अमल जो है वो बनाने के हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जा रही है। मुसाफरों को कस्टम इसके साथ साथ बोर्डिंग के हवाले से कोई भी मुश्किलात दरपेश ना आए। इसके साथ साथ जो मुसाफरों के हवाले से जो लॉन्च है उसको वसी किया जा रहा है। VIP लॉन्च के हवाले से भी जो सिटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है, जबकि मुसाफरों के चेक इन चेकआउट के हवाले से बजरिया ऐप और बजरिया SMS तमाम एयरलाइंस जो है गाहे बगाहे आगाह करती रहती है। सही, बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फ़्लाइट्स के स्केड्यूल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतअद्दिद जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं। कुछ फ़्लाइट्स जो थी वो ताख़ीर का शिकार थी और फैसिलिटेशन जो है वहाँ पर मौजूद है। PIA की जानिब से कुछ डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो इसे अवेल करने के लिए अभी भी टाइम है, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। आप बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन जो है वो हर किसी का राइट है और एजुकेशन की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जब एजुकेशन की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करने की बात हो तो एक कॉलेज जो है वो हम सब लोगों के माइंड में आता है, वो ये है कि किंग्सफोर्ड कॉलेज है, इनका रॉयल कॉलेज है। एक रॉयल वाइब्स हम देखते हैं और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स को बेस्ट फैसिलिटेट जो है ये लोग कर रहे हैं। फर्दर भी क्या क्या ऑप्शंस इस कॉलेज में मौजूद हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ।
आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मिर्ज़ा एहतशाम गफ़ार साहब ने। आप प्रिंसिपल हैं किंग्सफोर्ड कॉलेज फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं एहतशाम साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है फरीहा मुनीर ने, गर्ल्स कोऑर्डिनेटर हैं किंग्सफोर्ड कॉलेज फैसलाबाद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एहतशाम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। थोड़ा सा किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से बताएं कि हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से फैसलाबाद में अगर क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बात करें, लेगेसी बहुत अच्छा जा रहा है। अब किंग्सफोर्ड की भी एंट्री हुई है, तो इस कॉलेज के पीछे एक विजन होता है, मोटिव होता है, वो क्या था? बेसिकली मैम आपने जैसे लेगेसी की बात की, तो ये जो कॉलेज है ये भी लेगेसी का ही प्रोजेक्ट है, तो लेगेसी ही इसको टेक केयर करा है। अब ये कि हम आपने जैसे बताया कि हम एजुकेशन के ऊपर कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा एक विजन था, वो विजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली आपने देखा होगा फैसलाबाद के अंदर बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, उनकी जो फ़ी है वो बहुत हाई है, तो जो पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं वो तो वहाँ पर जाकर फैसिलिटेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती और वो जो रॉयल टाइप फैसिलिटीज़ होती हैं वो बच्चे उसको गेन नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो ये फैसिलिटीज़ डिज़र्व करते हैं बट वो पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते, हमने उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया है। तो हमारा जो विजन है वो है कि कॉमन पीपल जो सा है वो भी उस लेवल की एजुकेशन हासिल कर सके जिस लेवल की जो एक्चुअल में रॉयल लोग हैं वो हासिल करते हैं। सही, और बहुत ही खूबसूरत विजन है, और मैं समझती हूँ कि जब एक इदारा इतने खूबसूरत विजन के साथ आ रहा है एजुकेशन फील्ड में, तो उसके पीछे जो तरक्की है वो भी गारंटीड होगी। तो यहाँ पर फ्रिया आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से बात करें, आप इसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखती हैं फैसलाबाद में? इससे पहले क्या चीज़ मिसिंग थी जो कि अब किंग्सफोर्ड की एंट्री के बाद नहीं है? किंग्सफोर्ड की सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारी जो बिल्डिंग है, जैसे हमारे स्लोगन से जाहिर होता है कि रॉयल कॉलेज है, तो हमारी जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स हैं, एयर कंडीशनर क्लासरूम्स हैं, उसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स के लिए, जो आपने अब बाकी कॉलेजेस में नहीं देखा होगा, वो भी एयर कंडीशनर है। उसके अलावा जो कैफेटेरिया, एक तो नॉर्मल कॉलेजेस में कैंटीन होती है जिसको हम कैंटीन कहते हैं, वो वाली कैंटीन के अलावा हमारा जो है कैफेटेरिया है प्रॉपर, और हमारी जो कैंटीन है वो भी फ्रोज़न फीस्ट के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। एक ये भी बड़ा रॉयल फैक्टर है कि नॉर्मली आपने सिंपल कैंटीन देखी होगी, तो हमारा प्रॉपर एक कैफेटेरिया है, एयर कंडीशनर है, सीटिंग एरिया है। उसके अलावा जैसे मैंने स्पोर्ट्स का जिक्र किया, तो ब्रेक में आपको पता है मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है कि बस मोबाइल में लग गए, तो हमने अलहदा से स्पोर्ट्स का अरेंज किया ताकि बच्चे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उसको भी गेन कर सकें। मोस्टली कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि स्टूडेंट का है डोर टू डोर आए, क्लासेस ली और चले गए, लेकिन हमारा प्लान, हमारा थीम ये है कि एक स्टूडेंट जो आता है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी देखे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करे। उसके अलावा फैकल्टी की बात करें तो जैसे कि सर ने आपको बताया कि वेल नोन ऐसे टीचर्स हायर किए गए हैं जो वेल नोन रिप्यूटेड इदारों में पढ़ा कर आए हैं, और बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है उनकी तरफ से भी। सही, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें या बीइंग अ पेरेंट्स हम देखें, तो हम ऐसे इदारे को चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटेशन मौजूद हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इस पर कंप्रोमाइज़ ना हो, एयर जो है क्लासरूम जो हैं वो एयर कंडीशन होने चाहिए, ऐसी बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं जो कि किंग्सफोर्ड कॉलेज में मौजूद हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे इदारे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी फैसलाबाद में। एहतशाम साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी रिसेंटली ये कॉलेज ओपन हुआ है, कैसा रिस्पांस रहा? नंबर ऑफ़ एडमिशन के हवाले से बात करें तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ट्मेंडस रिस्पांस रहा। अच्छा, इसके पीछे भी हमारा विजन ही है। देखें, जब आप लोगों के लिए भले का सोचते हैं ना, तो अल्लाह ताला के साथ आपकी मदद करती है। तो हमने जिस नेक नीति से ये काम स्टार्ट किया तो डेफिनेटली हमें रिस्पांस आना ही आना था। तो मार्केट से बड़ा ट्मेंडस रिस्पांस आया, क्योंकि हम लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 जो एडमिशन है विद इन 20 डेज़ हमने कवर किया उसको, और आगे भी डेली की बुनियाद के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अ ह्यूज नंबर। अगर 20 डेज़ के हवाले से बात करें, ये कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल जिस विजन के तहत चल रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि भारी फीसेस जो हैं अच्छे इदारों में मौजूद हैं, तो हम तब ये समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनका ही हक है, लेकिन एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो फ्रिया, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहती हूँ, गर्ल्स के हवाले से बात करें तो आप गर्ल्स कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो किंग्सफोर्ड कॉलेज
कॉलेज किस तरह से इस कॉलेज में फैसिलिटेट कर रहा है? गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सर ने बताया कि हमारा 100 एडमिशन हो गया है, तो ऐसा हुआ है कि अगर एक बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वेरी नेक्स्ट डे वो अपने साथ 2-3 और स्टूडेंट्स को लेकर आया। इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और आपको पता है गर्ल्स का मोस्टली यही होता है कि जैसे रॉयल्टी की बात की जाए तो यही है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है। आपको पता है आजकल बच्चों का स्ट्रीक्स और स्नैप का दौर है, न्यू जनरेशन है। एग्जैक्टली, तो एस्थेटिक हवाले से भी बिल्डिंग इस तरह की है कि स्टूडेंट जो एक बार विजिट कर लेता है ना, हमें फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक स्टूडेंट आता है वो फर्दर एडमिशन्स लेकर आया है, और यही वजह है कि जैसे सर ने बताया 20 डेज़ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100+ एडमिशन सिक्योर कर लिया है। तो यही वजह है। बाकी जो फैकल्टी है वो बड़ी इफ़ेक्ट करती है, स्टूडेंट्स ने देखा है। और जब हमने एडमिशन किया तो मेक श्योर किया, जैसे आपने बात की काउंसलिंग की, तो हर बच्चे की काउंसलिंग की गई। जैसे एक बच्चा है उसका बैकग्राउंड बायो है, बायो पढ़ के वो अपने फ्रेंड्स के साथ कह देता है मैंने ICS करना है, तो हमने ये मेक श्योर किया कि स्टूडेंट काउंसलर पूरा डिपार्टमेंट है, तो वो बच्चे की काउंसलिंग करता है कि बेटे ये आपका बैकग्राउंड है, फर्दर आपने इसको देखना है। तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं, और यही वजह है कि स्टूडेंट जो ऐसे फैसिलिटेट हो रहे हैं और किंग्स स्पोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा फीडबैक जा रहा है। अमेंडमेंट्स मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा। आपने गर्ल्स के वाले से चीज़ पूछी, देखें मेन चीज़ है सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट करना, प्रोड्यूस करना। हमारी पहले दिन से यही कोशिश थी कि हम बेटियों के लिए ना सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करें। हम इस चीज़ को इसको मेक श्योर किया, इसलिए हमने एक तो जो स्टूडेंट काउंसिल हैं वो भी फीमेल रखी हैं ताकि वो बेटियों को प्रॉपर वे में गाइड कर सकें। इसी तरह उनके फ्लोर के ऊपर हमने 1-2 फीमेल्स डिप्लॉय की हैं जो उनका ख्याल रख सकें। फिर हमारा जो कॉलेज है वो डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है वहाँ बॉयज़ के भी एडमिशन है, गर्ल्स के भी एडमिशन है, बट हमने उनकी जो इंटरेस्ट है वो टोटली डिफरेंट कर दी, उनके क्लासरूम सारे डिफरेंट कर दिए। तो ये सारी वो जो आप कह लें कि की वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं जो हमने बेटियों के लिए वहाँ पर ऐड की। बिल्कुल, हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है जब आप किसी भी तालीमी इदारे को चूज़ कर रहे होते हैं। और जब एक लड़कियों के पेरेंट्स के हवाले से बात करें, वो ये तमाम चीज़ें किसी एक कॉलेज में ढूंढ रहे होते हैं, तो दैट्स वेरी ग्रेट कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इन्वायरमेंट भी सिक्योर है, एडमिशन्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो एहतशाम साहब ये भी बताइएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो किंग्सफोर्ड कॉलेज में अभी जो हैं वो रनिंग में हैं? क्योंकि मैम जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा इनिशियली स्टार्टअप था, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो स्टार्टअप लिया वो जस्ट इंटरमीडिएट की क्लासेस का लिया है, फर्स्ट ईयर का लिया है। तो अभी ये जितने एडमिशन की हम बात करें, जस्ट ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है। तो अभी हमने FSc मेडिकल, FSc इंजीनियरिंग, ICS, ICOM और FAIT ये 5 प्रोग्राम हमने लॉन्च किए हैं। तो ये क्योंकि ये स्टार्टअप है तो अभी सिर्फ इसी में एडमिशन ऑन किया है। सही, बिल्कुल, दैट्स वेरी ग्रेट कि FSc जो है, जाहिर सी बात है यहाँ से एक बच्चे की बेस बन रही होती है, आपने किस सब्जेक्ट में जाना है, कोई कोर्स है, अगर आपकी बुनियाद जो है वो मजबूत बन जाएगी तो आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। मुझे ये भी बताइएगा फरीहा, अगर हम FSc के हवाले से बात करें या ICS के हवाले से बात करें, आजकल बहुत सारे बच्चों का ट्रेंड जो है वो कंप्यूटर फील्ड की जानिब जा रहा है, तो ICS में आप क्या देखते हैं? पेरेंट्स के लैब्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग सीख सकें। तो इस हवाले से किस तरह से काम करता है किंग्सफोर्ड कॉलेज? ऐसा ही है, और हमारे पास जो मेजर नंबर है एडमिशन्स का वो ICS में ही है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कंप्यूटर लैब है वो प्रॉपर एक लैब है, और उसके अंदर पूरा सेटअप किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल का एहतमाम किया जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी इफेक्ट करती है। पेरेंट्स देखते हैं कि एक बड़ा वेल नोन इदारा है, लेकिन जब लैब्स की बात आती है तो वो कहते हैं कि इसमें कंप्यूटर लैब नहीं है, बच्चा प्रैक्टिकल कैसे करेगा। तो ये मेक श्योर किया गया है हमारी प्रॉपर कंप्यूटर लैब है जिसके थ्रू जो है बच्चे प्रॉपर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे और फर्दर भी इसको यूटिलाइज करेंगे। सही, और अगर हम प्रैक्टिकल के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ बहुत कम इदारे हैं जो इस चीज़ को सब एक्नॉलेज करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर जाना चाहिए। बायो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल नहीं कर पाते उसको। बिल्कुल, तो यहाँ इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँगा। जैसे आप लैब की बात कर रहे थे, हमें पता है मेरी अपनी जो फील्ड है वो भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, तो मैं इसकी कोर वैल्यू को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि हमारा बच्चा, क्योंकि हमें भी आज से 10 साल पहले भी हमें पता था कि वक्त आना है कि IT का दौर आना है। तो अभी जो वक्त चाह रहा है वो IT का चाह रहा है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो अब जो बच्चे का रुझान है वो ये है कि ज़्यादा बच्चा ICS में आ रहा है, और इसके लिए जो हमने लैब तैयार की है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ फैसलाबाद में ऐसी लैब नहीं होगी। हमने एक तो उसमें जो मेक श्योर किया वो iMac सिस्टम जो वो हमने वहाँ पर बिल्ड किए हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने कॉलेजेस में देखा होगा
फॉर्मेलिटी के लिए सिस्टम्स रखे जाते हैं। बिल्कुल। हमने क्योंकि जैसे हमने कहा हम क्लेम कर रहे हैं ये फर्स्ट रॉयल कॉलेज है, तो हमने उस चीज़ को देखते हुए बच्चों के लिए लैब को डिज़ाइन किया है। तो बच्चा जब हमारी लैब देखता है तो उसको इस चीज़ को वो फील करता है कि इस तरह की लैब पूरे फैसलाबाद के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा साहब, यहाँ पर आप भी कंप्यूटर फील्ड से हैं, मैंने भी ICS किया हुआ था, तो मैं अपने टाइम के हवाले से बात करें तो हमें प्रोग्रामिंग जो है वो सिखाई जाती थी। बिल्कुल, आपने ये A+= दिस है, ये रट्टा लगा लेना है, और उसे फैसिलिटेशन के तौर पे हमें नहीं बताया जाता था कि लैब्स में किस तरह से काम करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर में, अगर किंग्सफोर्ड कॉलेज इस पर काम कर रहा है तो कंप्यूटर फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, जिद्दत आ गई है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ की कमी थी, तो वो एक ऐसा दायरा मौजूद है जिसमें इस पर काम किया जा रहा है। फर्दर भी किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक के। और अगर हम बात करें स्टडी के हवाले से तो फैसलाबाद में से बेशुमार इदारे हैं जिनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और पेरेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा होता कि कोई ऐसा इदारा चूज़ करें जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन भी हो, जहाँ की फ़ीसेस जो हैं वो रीज़नेबल हों। क्योंकि आज के दौर के हवाले से बात करें तो आज के दौर में ऐसा टाइम चल रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तमाम चीज़ों को मैनेज करना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसा कॉलेज मौजूद है जहाँ पर रीज़नेबल फ़ीस है और क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। तो इख्तियाम साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें फैसलाबाद में ऐसे बेशुमार इदारे हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर पेरेंट्स की आसानी के लिए या वो लोग जो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसा इदारा ढूंढ रहे हैं जहाँ पर एडमिशन करवाया जाए, तो किंग्सफोर्ड कॉलेज को ऐसी क्या बात है जो यूनिक बनाती है? मैम, हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो हमें यूनिक बनाता है। जब हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे थे, हमारा स्लोगन है स्पेक्ट्रम मैवरिक। अब इसके पीछे थीम क्या है, पहले मैं वो थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने यूनिक पॉइंट के ऊपर। तो इसमें ये था, हम एक ऐसी कम्युनिटी प्रोड्यूस करेंगे जो लीड करेगी। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके वाले से ये स्लोगन यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कम्युनिटी हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होती है। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम एक ऐसी कम्युनिटी डिज़ाइन करेंगे। अब देखें, अगर हम विजन ये तो अगर हम बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ऐसी कम्युनिटी डिज़ाइन नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इसलिए हमने इस चीज़ को एम्फसाइज किया अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कि जो हमारी स्टडी होगी ना, वो टोटली प्रैक्टिकल बेस होगी। अगर बच्चा फिजिक्स का लेक्चर पढ़ रहा है तो वो प्रैक्टिकल बेस से उसकी लर्निंग होगी, थ्योरेटिकल से इतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री का है, इसी तरह अगर कोई बच्चा बायो से रिलेट करता है या कंप्यूटर साइंस से है, तो टोटली हम प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे और साथ में उनकी जो थ्योरेटिकल वर्क है वो भी साथ में चलेगा। तो जो फोकस है वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर है, और ये हमारा एक ऐसा यूनिक पॉइंट होगा इंशाल्लाह जो लोगों को एम्फसाइज करेगा और जो हमारा स्लोगन है उसको मेक श्योर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम अक्सर ये बात ना शाम प्रोग्राम में भी करते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत आम हो गई है, 16 ईयर एजुकेशन है, लेकिन हम देख रहे हैं कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, और उसके पीछे की जो कमी है वो किंग्सफोर्ड कॉलेज ने महसूस भी की है, और इसे पूरा भी करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो फरीहा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम बात करें दीगर कैंपस फैसिलिटीज़ के हवाले से, आपने कुछ तो बता दी हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बायो के हवाले से बात करें, इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें, तो इसमें स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? इसमें जैसे कि कंप्यूटर लैब का सर ने आपको बताया, इसी तरह हमारी साइंस लैब्स जो हैं वो डिफरेंट है। मोस्टली आपने देखा होगा कि एक ही लैब होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें हमने मेक श्योर किया है कि हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनकी डिफरेंट लैब्स जो हैं बनाई गई हैं, और इनके प्रैक्टिकल्स भी डिफरेंट होंगे। फिर नंबर फर्स्ट पे आती है आपकी फैकल्टी। हमने ऐसी फैकल्टी हायर की है जिन्होंने एंट्री को पढ़ाया हुआ है, जो बेहतर तरीके से गाइड किया जाए। आपने बहुत से इंस्टीट्यूट में देखा होगा कि ऐसा टीचर हायर किया जाता है जो भी फ्रेशली ग्रेजुएट होता है, बट हमने मेक श्योर किया है ऐसे टीचर्स को हायर किया है जो जिनका 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, ताकि वो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, उनकी काउंसलिंग भी कर सकें और उनको फ्यूचर में उनके गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प आउट कर सकें। उसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट, वो तो हम बड़े डिटेल में आपको बता चुके हैं। और एयर कंडीशनर क्लासरूम्स की बात करें तो एयर कंडीशनर क्लासरूम तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हैं, बट आपने देखा होगा कि एक ही रूम में 60 to 70 स्ट्रेंथ होती है, जिसमें वो बच्चे को समझ ही नहीं आती। लेकिन हमारा भी ये है, एक तो हमने सीटिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सिर्फ एक क्लास में 20 to 25 सीटिंग जो है, चेयर्स जो है उनको रखवाया गया है। उसके अलावा इंशाल्लाह हमारा विजन ये है कि जो बच्चा किंग्सफोर्ड में पढ़ेगा उसको एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से टेस्ट सेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और सिलेबस को इस तरह से आउटलाइन किया गया है कि इंशाल्लाह बच्चे को एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिकल लर्निंग को मेक श्योर किया गया है कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो है स्टूडेंट की करवाई जाए। जाहिर सी बात है, जब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी तो बच्चों को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्यूशन पढ़ने की। यहाँ पर शाम साहब, एक चीज़ मैं देखती हूँ और हम महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ इदारों में ना स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से काम नहीं किया जाता। आप देखेंगे कि अब बच्चा फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, इवन कि यूनिवर्सिटी में चला गया है, लेकिन कोई स्किल नहीं है। तो इस चीज़ को किंग्सफोर्ड कॉलेज
कॉलेज इसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से समझता है और किस तरह से काम किया जाएगा इस पर? मैम मैं तो आपको पहले बताया कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ऐसी बेसिकली हम स्किल्स ही सिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ज़्यादा जो अब लोग जो लोगों की अटेंशन है वो आईटी की तरफ होगी है, तो हम लोग फ्यूचर के अंदर जो हमारी एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे आईटी के साथ। सही। कंप्यूटर साइंस का बच्चा, हमारा ही बच्चा, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहा होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहा होगा, वो पाइथन भी सीख रहा होगा, इसी तरह से वो वेब डेवलपमेंट भी सीख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें उसे एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगी। तो क्योंकि हमारा विजन है, हमने वो कम्युनिटी प्रोड्यूस करनी है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, तो इसलिए हमने इन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो आईटी के स्किल्स है वो भी सिखाने हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईसीएस का बच्चा सीखेगा, मेडिकल का बच्चा भी सीख सकता है, इंजीनियरिंग का बच्चा भी सीख सकता है, क्योंकि ये स्किल्स हैं। तो ये स्किल्स सबके पास होने चाहिए। तो इसलिए हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्किल्स की ही है, जो आईसीएस के अलावा भी, जैसे मैंने आपको कहा कि हर बच्चे को हम कोशिश करेंगे वो स्किल्स आए, ताकि कल कभी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जैसे कोविड में हुआ था, तो उन्हीं लोगों ने सर्वाइव किया था जिनके पास आईटी स्किल्स बिल्कुल इसी तरह तो से हमारी सारी कम्युनिटी ये आसानी के साथ सर्वाइव कर सके इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से स्किल्स आज का दौर बहुत ज़्यादा अहम है। वो इदारे जो कि स्किल्स पे काम कर रहे हैं, किंग्सफोर्ड कॉलेज जो है उनमें मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है और बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिया, मुझे ये भी बताइएगा, अगर हम टेस्ट पैटर्न के हवाले से बात करें तो पेरेंट्स का मेजर कंसर्न ये भी होता है कि किसी इदारे को, ऐसे इदारे को चूज़ किया जाए जहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बात की जाए, जहाँ पर टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो लाइन अप किए जाएं। तो कॉलेज का असेसमेंट मेथड किस तरह से है? इसमें ऐसा होता है कि जब जैसे क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो बच्चे का पहले वीकली टेस्ट होगा, फिर मंथली टेस्ट होगा। उसके बाद हमने डिज़ाइन इस तरह किया कि हम पीटीएम जो है कंटिन्यूसली वो करवाएंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग। आपको पता है लास्ट टाइम जब रिजल्ट का टाइम आता है तो पेरेंट्स का मेजर कंसर्न ये होता है कि आपने पूरे साल तो बताया नहीं। तो बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस चीज़ पर नज़रसानी करते ही नहीं हैं। तो हम मेक श्योर करेंगे कि पीटीएम जो है वो फर्दर करवाई जाए और जो टेस्ट सेशन है उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू करवाया जाए और बच्चे का जो है रिजल्ट वो बहुत अच्छा इंशाल्लाह। इसमें साथ ही मैं एडिशन करता चलूँ, जैसे हमने कहा कि हमारा स्टूडेंट कोचिंग डिपार्टमेंट है, तो वो इसी चीज़ को एम्फेसाइज करता है। एक तो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रिपेयर हों, दूसरा कैलीग्राफर हमने हायर किए हुए हैं, वो कैलीग्राफी की क्लास करवाएगा, बच्चे की प्रेजेंटेशन सेट करवाएगा, क्योंकि आपको पता है बोर्ड का एक पैटर्न है। बिल्कुल इसी तरह से उस पैटर्न को मेक श्योर करने के लिए हमने स्टूडेंट कोचिंग डिपार्टमेंट उसको एक्टिव किया है, कैलीग्राफर मौजूद हैं और इसी तरह से हमारे कुछ प्रेजेंटर हैं, कुछ नाउन नेम्स हैं जो आकर बच्चों को गाइड करेंगे कि जो आपका बोर्ड का पेपर है वो किस तरह से एक्चुअल में उन्होंने उसको टैकल करना है, उसको हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कह लें कि एकेडमिक्स है उसका पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से फैकल्टी अगर बात करें, फैकल्टी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के हवाले से ये शाम साहब हमारे यहाँ ये फुकदान रहा है कि हम कहते हैं कि टीचर को पता नहीं होता कि घर में क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, घर वालों को पता नहीं होता कि कॉलेज में या स्कूल में किस तरह से चीज़ें लेकर चली और पेरेंट की मैं समझती हूँ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे के फ्यूचर के लिए, और हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। तो इंशाल्लाह किंग्सफोर्ड कॉलेज में आप देखेंगे फ्यूचर में कि इस पे बहुत अच्छा वर्क किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से पेरेंट्स के वो जो मेजर कंसर्न होते थे कि किसी भी एडमिशन को लेकर, तो मैं इसकी समझती हूँ कि किंग्सफोर्ड ने वो चीज़ें देखी भी हैं, समझी भी हैं और प्रैक्टिकल ही जो है इम्प्लीमेंट करवाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात है। तो शाम साहब आपसे मैं अगर ये भी बात करूँ कि अगर फ्यूचर इनिशिएटिव देखें या किंग्सफोर्ड को थोड़े से लार्ज कैनवस पे देखें तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग शामिल करने जा रहे हैं? एक्चुअली मैम हमारी हर चीज़ ना, हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे विजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारा विजन है लोगों को फैसिलिटेट करना और कॉमन पीपल्स जो उनसे उनको फैसिलिटेट करना। तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका एक विजन है कि हम लोग वेरी सून जो इवनिंग कोचिंग है सही उसको अनाउंस करें। अच्छा, उसमें कंसर्न ये नहीं है कि हमारा जो बच्चा है ये इसी को ही हम इवनिंग कोचिंग में लेके जाएं, असल में हमने फैसिलिटेट करना है नेशन को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अगेन अपना प्राइवेट दाखिला भेजते हैं, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती कि वो कॉलेज में जाकर वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उन बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए हमारा विजन है कि हम लोग एक इवनिंग कोचिंग बनाएं। इसी तरह गर्ल्स की अलग बनाएं और बॉयज़ के लिए अलग बनाएं। अब ये एक तो इवनिंग कोचिंग का प्लान है वेरी सून। फिर इसी तरह से हम फ्यूचर में एंटी टेस्ट को लॉन्च करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एंटी टेस्ट भी बच्चे की नीड है। जब आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना है तो अदारा वही हाईलाइट होता है जो अपने बच्चों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा होता है। तो अभी भी जो फैकल्टी है वो सारी तो हमने एंटी टेस्ट की हायर की है, लेकिन एंटी टेस्ट भी साथ में, क्योंकि वो सेकंड ईयर में जाके चीज़ें मेंशन होनी है, तो इसलिए हम एंटी टेस्ट लॉन्च करेंगे।
फिर जो हमारा मेन फोकस है वो आगे 2 साल के बाद इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। वेरी सुन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक बड़ी ग्रैंड लेवल की हम यूनिवर्सिटी किंग्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे और यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएंगे हम। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें जो है ये कॉमन आज के दौर की ज़रूरत भी है। मैं यहाँ पर फ्री आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपके यहाँ जो करियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है वो मेक श्योर करता है कि स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन मिले, राइट पाथ मिले, लेकिन एक चीज़ जो है मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन पे उस तरह से काम नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ देखा जाता है कि सिलेबस इंग्लिश में है, बच्चे की जो तमाम तर ज़रूरियात हैं या उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। कम्युनिकेशन को, प्रेजेंटेशंस को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है और प्रोजेक्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनकी फिजिबिलिटी क्या होती है? उसमें ऐसा है कि जैसे सर ने अभी आपको बताया कि हमने फैकल्टी इस तरह की हायर की है या पूरा डिपार्टमेंट इस तरह से है। आपको पता है एक बच्चा, आप ग्रेजुएशन जिस बच्चे ने कर ली है, आप उससे कहें उसको एक ऐसे एक टॉपिक दें तो उसको वो लिखना नहीं आएगा। तो हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स इस तरह के हैं कि हम प्रॉपर इनके जो हैं अलहदा से सेशन करवाएंगे जिसमें स्टूडेंट को लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग इस तरह के कॉम्पिटिशन करवाने का भी हमारा प्लान है। क्योंकि मैंने तो अपने फील्ड में IT के लोगों को देखा है कि आप उनसे कहें कि एप्लीकेशन लिखें तो वो कह रहे होते हैं आप लिख दें, आप लिख दें, उनको वो लिखना नहीं आता। तो इस तरह से हमने अपना सिलेबस जो है उसको डिज़ाइन किया है कि स्टूडेंट का ऐसे राइटिंग कंपटीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी, लेकिन इसके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होंगी कि एक स्टूडेंट जो है वो पढ़कर बाद में अपने इस मोटिव को परसू कर सके और नेक्स्ट इसको फैसिलिटेट कर सके। बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ तो वाकई फ्री हम देखते हैं कि हम अगर माई स्कूल पे कोई ऐसे लिखना चाहें तो खुद से कोई चीज़ भी नहीं लिख पाते। हम देखते हैं कि चीज़ें जो है हमने बुक से देखनी है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से ही वो रटा बेस सिस्टम जो है उसी को एम्फसाइज किया गया है। तो हम ये इस चीज़ को चेंज करेंगे इंशाल्लाह किंग्सफोर्ड में, आप देखेंगे। बिल्कुल, और ये चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर भी किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से हम बात करेंगे कि क्यों ये जो है ये स्टूडेंट की बेस्ट चॉइस है या बेस्ट चॉइस। हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो किंग्सफोर्ड कॉलेज की जानिब से आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। अगेन खुशामदीद बात हो रही है किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि ये कॉलेज बहुत तेज़ी से जो है वो मार्केट में ग्रूम कर रहा है। एजुकेशन फील्ड के हवाले से बात करें तो जदीद ट्रेंड्स के हवाले से भी नॉलेज है, स्किल ओरिएंटेशन के हवाले से ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इत्शाम साहब, एक चीज़ मैंने जो अपने इदारों में देखी है या बच्चों से बात किया है या वालिदैन से बात की है, तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो इंडस्ट्री लिंकेज पे काम नहीं करते हैं। अगर काम कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक नाम के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं कर रहे, स्टूडेंट को इंगेज नहीं कर रहे। तो किंग्सफोर्ड कॉलेज में इस चीज़ को किस तरह से देखा जा रहा है? बेसिकली मैम ये हमारा प्लान है फ्यूचर में कि हम लोग इंशाल्लाह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ हम MOU साइन करने जा रहे हैं फ्यूचर में। सही। हमारा जो बच्चा है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस देखेगा भी और सीखेगा भी डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके। अब उसमें ये होगा, हम डिफरेंट सेशंस तो अपने कॉलेज के अंदर कनेक्ट करवाएंगे। हमारे बच्चों का विजिट भी होगा इंडस्ट्री के अंदर। एक चीज़ है, मैं एक बच्चे को बता रहा हूँ कि बेटा आपने इंजीनियर ऐसे बनना है, लेकिन जब वो एक्चुअल में इंजीनियर से मिलेगा उसका जो थॉट प्रोसेस होगा ना वो टोटली चेंज हो जाएगा। जब वो उसकी जर्नी को डिस्कस करेगा तो ये एक अलग चीज़ होगी। इसी तरह हर बच्चे का एक अपना विजन होता है, एक बच्चे की मेंटालिटी होती है। इसी तरह जो बच्चे IT में काम करना चाहते हैं, जब वो एक्चुअल में फ्रीलांसर से मिलेंगे बिल्कुल सही, तो उसकी जो सोच है वो चेंज होगी। इसी तरह से उसका विजन भी अपग्रेड होगा और उसको पता होगा कि ये डायरेक्शन है, ये बंदा इसने यहाँ से स्टार्टअप लिया था, आज ये फ्रीलांसर है और इस लेवल पे काम कर रहा है, तो मैंने भी इस पाथ के ऊपर चलना है। तो ये पाथ जब तक आप इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट होके, लोगों के साथ कनेक्ट होके बच्चों को नहीं गाइड करेंगे तब तक आपका बच्चा लर्न नहीं करता। तो जैसे हमने अभी स्टूडेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, तो डिपार्टमेंट तो बने हुए हैं, बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे जो सक्सेस स्टोरी है वो ये है कि जब आप इंडस्ट्री के साथ काम करवाते हैं बच्चों को ट्रेन कराते हैं, कनेक्ट करवाते हैं ना, तब बच्चे की असल में काउंसलिंग होती है। तो इसलिए हमारा प्लान है कि हमारा जो बच्चा है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा इंशाल्लाह। और इस चीज़ का फ़ायदा जो है स्टूडेंट को बहुत अच्छा होता है कि कल को स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में होता है तो स्टूडेंट को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती, लेकिन जब उसने ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझी होती है, देखी होती हैं, तो उन्हें अडॉप्ट करने में बड़ी आसानी होती है। इसका ना स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बड़ा रोल प्ले होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपने देखे हैं जब वो इंटर से जो है नेक्स्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, तो आप देखें जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो स्टूडेंट जो है उसको नहीं परस्यू कर पाता। तो इस हवाले से भी किंग्सफोर्ड जो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंटेशन तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज होता रहा है। बिल्कुल इसी तरह से। तो प्रिया, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बात करना चाहती हूँ। किंग्सफोर्ड कॉलेज ने, जैसे मैं अभी कह रही थी, कि बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है। तो इतनी बड़ी सक्सेस और इतनी कामयाबी, तो इसके पीछे क्या राज है?
इसके पीछे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा टीम वर्क है। टीम वर्क के बगैर आपको पता है कि हमारी जो सक्सेस है वो इम्पॉसिबल है। उसके अलावा जो हमारे सर हैं, इनकी गाइडेंस और इनकी पॉजिटिविटी। आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट डे सर एहतशाम हैंडेड ओवर अ लिस्ट टू मी, स्टूडेंट लिस्ट, यू नो, स्कूल कॉलिंग के लिए ना। तो मैंने कॉल किया तो रेंडमली आई गेस मैंने 12 से 15 कॉल्स किए हैं। तो मैं डीमोटिवेट हो गई। मैंने सर से कहा कि सर इन्होंने, मतलब हम जब पेरेंट्स को कॉल करते हैं ना तो वो बताते हैं कि नहीं बच्चे का एडमिशन हो गया है, किप्स में ले लिया, पंजाब में ले लिया। तो मैंने कहा सर इन्होंने तो सबने एडमिशन ले लिया है। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, अभी आपने एक पेज पर कॉल किया, अभी हमने बड़ी कॉल्स करनी है। तो मतलब जिस तरह से सर ने हमें मोटिवेट किया है ना, इतने पॉजिटिव हैं डे 1 से, तो वो पॉजिटिविटी फिर हमें डेवलप हुई है पूरी टीम में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉजिटिविटी की वजह से ही मुझे याद है कि हमारा ना 40 एडमिशन हुआ था। तो वेरी नेक्स्ट डे सर ने, मतलब लास्ट डे हमारे साथ सेशन किया, वेरी नेक्स्ट डे ना मैं आई हूँ तो मैं साथ साथ डेटा एंटर करती हूँ एडमिशन्स का। तो मैंने ना डे 1 अभी फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में डे में मैंने 50 तक ना कॉलम्स बना लिए कि आज 50 एडमिशन करना है। एंड आप बिलीव करें उस दिन हमने 51 सिक्योर कर लिया। तो ये सब पॉजिटिविटी की वजह से है, सर के करेज की वजह से है। हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। और आप बिलीव करें सराउंडिंग में जो इंस्टीट्यूट हैं, दे डोंट बिलीव कि 20 डेज़ में 100 एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी सक्सेस है और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और अभी हमारा 14 अगस्त को ना सेशन था, तो स्टाफ के साथ मीटिंग हो रही थी। तो एक सर है, उन्होंने मतलब क्लैप किया और इतना हमें मोटिवेट किया। वो कहते हैं कि मैं हैरान हुआ हूँ, एक्चुअली हमारा इदारा जो है मदीना टाउन में लोकेटेड है और हमारे पास ना एक स्कूल है, उससे आई गेस 6 to 7 स्टूडेंट्स आए हैं और वो आए हैं गुलामाबाद वाले एरिया से। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, आपने वहाँ से भी बच्चा कैप्चर कर लिया जबकि रास्ते में इतने कॉलेजेस आते हैं। तो ये बड़ी सक्सेस है, एक तो नंबर ऑफ एडमिशन और दूसरा इस तरह के एलीट क्लास बच्चे भी हैं, मिडिल क्लास बच्चे भी हैं, नॉर्मल, इस तरह से मार्केट में बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो मैं समझती हूँ ये सारी सक्सेस हमारे सर की पॉजिटिविटी की वजह से हैं और हमारे टीम वर्क की वजह से। बिल्कुल इसी तरह से अगर टीम वर्क अच्छा होता है तो मैं समझती हूँ कि चैलेंजेस आए, मुश्किलात आएँ तो सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। शाम साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, आप किंग्सफोर्ड कॉलेज की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या सीक्रेट है? मैम सीक्रेट बीइंग अ मुस्लिम, तो सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे ऊपर ये करम नवाजी की कि हमें मुसलमान पैदा किया। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह के ऊपर ना हमें अल्लाह के ऊपर यकीन ही बताया जाता है। ये मुस्लिम टू मुस्लिम वेरी भी करती हैं चीज़ें। मैं कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुआ। तो पहले दिन जब हम इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे थे तो मेरा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल ये था कि अगर ये चीज़ हो रही है ना तो इसमें कोई हिकमत होगी और बेहतरी होगी, बट हम सब ने डेडिकेशन के साथ, नेक नीयत के साथ अपना एक रोल प्ले करना है। तो जब टीम जुड़ रही थी तो हर किसी के साथ, क्योंकि जब आप मार्केट में नहीं आते ना और बड़े शॉर्ट स्पैम के अंदर आते हैं तो आपको पता है कि लोग आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते। लोग फ़ौरन से अपने बच्चे भेज भी नहीं रहे होते, उनको कोई एफिलिएशन का डर होता है, पता नहीं कॉलेज चलता है नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं बंद हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। हाँ, ये सारी चीज़ें ना हमें सराउंडिंग में सुनने को मिल रही थी। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर सारी टीम को हमेशा गाइड करता था कि यार हमने तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर रखना है, बेशक नीयत साफ़ रखनी है, डेली साफ़ नेक नीयत से हमने काम का आगाज़ करना है, आप खुद देखेंगे बरकत पड़ेगी। और ये जो जैसे मैं बता रही थी, ये वाकई अनबिलीवेबल था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी मदद की, क्योंकि फिर वही बात है, हम लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल अल्लाह ने हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा है। तो ये जो मुसलमान और मोमिन है ना, उसके तवक्कुल से चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी है कि ये पॉजिटिविटी मुझे कुरान पाक से मिली है और वही चीज़ मैं आगे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और ये सोसाइटी में बहुत हमारे टीम मेंबर्स में से बहुत से लोगों ने कहा कि अभी जाहिर है हम लोग लेट आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ना कितनी एफर्ट कर लें, आपने ना 2 डिजिट्स तक जाना है, मतलब चलें 90 कर लें, 97, 98, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट की मैं बात करूं तो हम 100 प्लस में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब पॉजिटिविटी और अल्लाह ताला पे तवक्कुल, जैसे सर ने बताया, उसी की वजह से। बिल्कुल इसी तरह से प्रिया, वाकई कम टाइम में इतना बड़ा नंबर अचीव करना, अब ये देखें कि इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतना बड़ा नंबर अचीव कर लिया है, और जब नंबर टाइम ज़्यादा होगा, चीज़ें जो हैं और लाइनअप होंगी, स्ट्रीमलाइन होंगी, तो कितना ज़्यादा ट्रस्ट जो है लोग आप लोगों पर कर रहे हैं और फर्दर भी करें। कि प्राइस के हवाले से क्या सोना जो है वो आज वाकई सस्ता हो रहा है, ये भी हम देखते हैं। अगर आज के गोल्ड की प्राइस के हवाले से बात करें तो आज की जो गोल्ड प्राइस लिस्ट है वो इस तरह से है। 1 तोला जो है वो गोल्ड की प्राइस 3,60,600 रुपये में गोल्ड जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 10 ग्राम का जो रेट है वो 3,90,000
9,160 रुपये जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइस में तसलसल उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर प्राइस हाई के हवाले से बात करें तो प्राइस हाई 1 से 2,000 होती है और कम पे हम देखते हैं कि 200, 300 या 400 तक प्राइस रेट जो है वो गिरता है। तो गोल्ड जो है अभी राइट टाइम है, इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं, जिस तरह से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से, कि ऐसा कॉलेज जहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको एक ही इंस्टीट्यूट में मिल रही हैं। करियर काउंसलिंग अच्छी है, रीज़नेबल फ़ी है, इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक पेरेंट्स के सवाल में होती हैं जब वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शाम साहब एक और चीज़ आती है, जब भी हम किसी बच्चे का या अपने आसपास देखते हैं कि इसे इस इंस्टीट्यूट में लगाना चाहिए, वो ये होता है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो किंग्सफोर्ड कॉलेज का थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से डील करते हैं। जैसे मैम हमारा विजन था कॉमन पीपल को फैसिलिटेट करना, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक तो जो हमारे बच्चे थे उनको फ्री बुक्स, फ्री बैग्स, फ्री यूनिफॉर्म ऑफ़र की है, ताकि अगेन हर बंदे की आपको पता है जैसे पेइंग कैपेसिटी है, तो हमारा था कि बच्चा फैसिलिटेट हो हमारा। अच्छा, फिर सेकंड ये था कि जो स्कॉलरशिप है हमने हर तरह की स्कॉलरशिप बच्चों को अनाउंस की, ऑर्फन बेस, सिबलिंग, इसी तरह से अगर कोई डिज़र्विंग केस है, कोई इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं रखता, कोई पे ही नहीं कर सकता, हाफिज़ कुरान है, स्पोर्ट्स मैन है, तो हमने हर तरह की जो स्कॉलरशिप हैं वो अनाउंस की थी अपने बच्चे को फैसिलिटेट करने। सही, अगेन विजन वो ये है कि एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरीवन। यस, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर इस्लाम साहब एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम टीचिंग और फैकल्टी के हवाले से बात करें, आपने बताया कि बहुत बेस्ट फैकल्टी जो है वो आप लोगों ने चूज़ की है। टीचर ट्रेनिंग सिस्टम के हवाले से भी आप लोग काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एजुकेशन के ट्रेंड्स हैं वो आए रोज़ बदलते रहते हैं। तो इस हवाले से किंग्सफोर्ड कॉलेज जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी जैसे कि जो बुक्स हैं ना वो चेंज हुई हैं बच्चों की, तो नई बुक्स आ गई हैं। इसमें यह है कि अभी क्योंकि क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो उससे पहले हमारी टीचर ट्रेनिंग चल रही बिल्कुल है, सही। तो जो नया सिलेबस है उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसके हवाले से ही जो सिलेबस आउटलाइंस है वो बनाई जा रही हैं। तो ये कि वो डेफिनेटली हमारी ये जो टीम बिल्डिंग है उसका ये हिस्सा है कि वो लोग जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हम तकरीबन पूरा अब ये जो स्टार्टिंग वाला सेशन है इसमें उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, ताकि उनको भी हौना हो और आगे जो बच्चे हैं उन्होंने उनको कैसे लेके चलना है ये उनको भी। बिल्कुल इसी तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि अगर टीचर को हावना होगी तो फिर ही वो बेस्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिलीवर कर सकेगा। इत्शाम साहब, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, आईजी पंजाब के साथ आप लोगों का MOU साइन हुआ है, वो MOU साइन करने के पीछे मोटिव क्या था, उसकी कोर वैल्यूज़ क्या थी, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। एक तो जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो हमें ये था कि डेफिनेटली हम कम्युनिटी को सर्व तो कर ही रहे हैं। हाँ, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी है, पुलिस वन ऑफ दैम, तो ये भी हमारी नेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो हमने इसको प्लान किया कि हम लोग जो IG पंजाब हैं या पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन करते हैं, इनके बच्चों को भी फैसिलिटेट करते हैं। तो जो MOU है उसके पीछे सीन ये था कि इनके जो बच्चे होंगे, जो शोहदा के बच्चे होंगे, वो हमारे पास स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ेंगे, तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने MOU साइन किया। फिर इसी तरह एक तो हमारा विजन ये है कि हमने ड्रग फ्री इंस्टीट्यूट बनाना है। ठीक है। तो ये जब चीज़ें IG पंजाब साहब के साथ डिस्कस हो रही थी तो उनको ये हमारा विजन बहुत अच्छा लगा। फिर बेटियों के बारे से सेफ एंड सिक्योर जो इन्वायरमेंट था वो प्रोड्यूस करना, मॉडर्न एजुकेशन देना विद ट्रेडिशन के साथ, यानी नई चीज़ें हम ज़रूर ऐड करेंगे, अपनी सकाफत को नहीं भूलेंगे। हम उनको दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम इंशाल्लाह अपने बच्चों को देंगे। तो ये वो कोर वैल्यूज़ थी जो सर के साथ डिस्कस हो रही थी हमारी, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इसको, और वो भी हमें उन्होंने सपोर्ट भी किया ताकि हम उनके बच्चों को फैसिलिटेट करें और वो हमें फैसिलिटेट करें। बिल्कुल इसी तरह से, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम हमारे हीरोज़ को हमेशा याद रखते हैं जो पाकिस्तान के लिए सेल्फलेस होकर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फ्रिया, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, हम देखते हैं कि अगर दीगर इदारों के हवाले से बात करें, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक गैप रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा टीचर से कुछ पूछ नहीं पाता, कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। तो किंग्सफोर्ड कॉलेज ने इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया है कि टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए? उसके लिए अभी एज सच स्टूडेंट, असल में स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, ये भी हिस्सा है मैम टीचर ट्रेनिंग का। बिल्कुल सही। हम टीचर्स को ये गाइड करते हैं। देखें, जब हम भी स्टूडेंट्स थे तो हमें एक डेफिशिएंसी नज़र आती थी, वो टीचर जो हमारे साथ कनेक्ट होते थे हम उनसे फ्रीली हर चीज़ डिस्कस कर लेते थे। बिल्कुल। और इसी तरह वो टीचर्स
जो एक बहुत रोब में रहते थे, हालांकि हमने राइट चीज़ भी पूछी तो हम डर रहे होते थे बिल्कुल ऐसे ही है। कि हम अगर इनसे पूछेंगे तो ये आगे से ना ऐसे ही है। रिस्पॉन्स पता नहीं कैसे आता है। तो हमने इस चीज़ को भी अपनी टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया, और हिस्सा इसलिए बनाया हमने कि टीचर ही स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करे, बिल्कुल। बच्चा फील फ्री होकर अपनी एजुकेशन से रेलेवेंट कोई भी चीज़ वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे के जहन में बहुत सवाल आ रहे होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप है। तो ये चीज़ वाकई किंग्सफोर्ड कॉलेज ने मेक श्योर किया है कि इस इसमें चीज़ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ एडिशन नहीं में होना और भी ऐड करता जाता हूँ, कोशिश ये है कि हमने जो टीम है ना हमारी, वो यंगस्टर्स की टीम हो। जब आप यंगस्टर्स की टीम बनाते हैं, जो यंग लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि वो न्यूली ग्रेजुएटेड होते हैं और वो सिस्टम को जान रहे होते हैं, तो वो बच्चा भी एक उनके साथ ज़रा कंफर्ट जोन में काम करता है। तो इसलिए हमने जो टीम डेवलप की है वो इस तरह की यंगस्टर्स की टीम डेवलप की है जिसमें बच्चा, और एक तो बहुत ज़्यादा एज गैप ना हो और दूसरा ये कि टीचर भी बच्चे को समझ सके और बच्चा भी टीचर को समझ सके। तो इस तरह से हमने जो टीम सही, बिल्कुल कन्वेंशनल स्टडी से हटकर अब मॉडर्न स्टडी के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज़ जो हैं एक कल्चर की, एक सोसाइटी की, उसे भी निगलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा इदारा काम कर रहा है और इसके पीछे एक ही विजन है कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए और हर कोई जो है वो अपनी कोस्ट उस तरह से नहीं अफोर्ड कर पाता। तो ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक और चीज़ शाम साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अगर आपकी प्रोफाइल के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में आपने एक इतने बड़े इदारे को जो है वो आके इसका चार्ज संभाला है, तो आपकी जर्नी किस तरह से रही है? बेसिकली तो मैं मेरी जर्नी टीचिंग से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये कि एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर मौजूद था लोगों की खिदमत करने के हवाले से। अल्लाह ताला की ज़ात ना आपसे खुद काम लेती है। तो मेरी जो जर्नी है वो इसी तरह से है कि मैंने डिफरेंट इनिशिएटिव लिए थे लोगों के लिए, जैसे हम चैरिटी के लिए भी थोड़ा सा काम करते हैं और इसी तरह से एजुकेशन के लिए भी हम काम करते हैं। तो काफ़ी देर पहले छोटे छोटे इनिशिएटिव अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे हाथों वो एग्जीक्यूट हुए, तो ट्रेनिंग भी होती गई, चीज़ें भी समझ आती गई, और फिर जब एक मुनासिब टाइम आया, जब अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल हुई, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मनसब पे फाइज किया। तो मकसद अगेन वो शुरू से एक सोच थी कि लोगों को फैसिलिटेट करना है, आइदर वो हम चैरिटी बेस कर रहे हैं, एजुकेशन बेस कर रहे हैं, नीड बेस कर रहे हैं, किसी तरह से भी हम लोगों को फैसिलिटेट करते आए हैं। तो बस उस चीज़ को देखते देखते हुए शायद अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम नवाजी की कि इतनी छोटी एज के अंदर वो इतना बड़ा मनसब। बिल्कुल, जब आप दूसरों के लिए आसानियों का सोचते हो तो आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने एक काम लगाया होता है, दूसरों में आसानियाँ बांटना, और अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को चूज़ करता है। बहुत शुक्रिया शाम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया प्रिया मनीर, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बात हो रही थी किंग्सफोर्ड कॉलेज के हवाले से, ऐसा कॉलेज जहाँ पर एजुकेशन अफोर्डेबल है, क्वालिटी एजुकेशन पर काम किया जाता है और सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फैसलाबाद में एक ऐसा इदारा किसी नेमत से कम नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट किए और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।